तारा बिटिया, एक बार आवाज दे दे, मैं तुझे घर ले चलूंगी। वो हर झाड़ी, हर पत्थर के पीछे बदहवास होकर देखती है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वो कीचड़ में गिर जाती है। चप्पल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। हे भगवान, मेरी तारा की आखिरी निशानी भी मुझसे दूर हो गई। नहीं, मैं तुझे दूर नहीं जाने दूंगी। वो घुटनों के बल रेंगते हुए चप्पल उठाती है और उसे सीने से लगा लेती है। सब कहते हैं तू अब इस दुनिया में नहीं है, पर एक माँ का दिल आज भी कहता है तू कहीं मेरा इंतजार कर रही है। तभी पीछे से घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। इस घोर जंगल में और इस आधी रात को घोड़ों की आवाज, ये कौन हो सकता है? तभी महल का सैनिक घोड़े से उतरकर अर्पिता के सामने झुक जाता है। सुनिए, क्या आपका नाम अर्पिता है? हाँ, मैं ही अर्पिता हूँ, पर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? सोने की महल की रानी ने आपको तुरंत बुलाया है। वैसे बता दूं, आज तक उस महल की रानी ने किसी बाहरी इंसान को नहीं बुलाया, लेकिन आज पहली बार आपके लिए उसके द्वार खुले हैं, जिसको आप 15 साल से ढूंढ रही हैं। हो सकता है कि आपके सारे सवालों के जवाब वही हो। 15 साल से वो बूढ़ी माँ इतनी ही शिद्दत से अपनी बेटी को ढूंढ रही थी जैसे वो आज ही खोई हो, और वो चप्पल भी उसकी बेटी की ही थी। सोने का महल, मेरी खोई हुई बेटी का इस महल से क्या संबंध हो सकता है? रानी मुझ जैसी गरीब माँ को कैसे जानती है? क्या मेरी खोई हुई बेटी सचमुच उसी महल में है? पहाड़ों के बीच मौजूद सोने का महल पहली बार किसी बाहरी इंसान को बुला रहा है। महल का नियम होता है कि वहां बुलाया गया व्यक्ति कभी बिना वजह नहीं बुलाया जाता। इसलिए चलिए मेरे साथ, आइए। ठीक है, अगर वहाँ मेरी बेटी की कोई खबर मिल सकती है तो मैं जरूर चलूंगी। फिर अर्पिता सैनिक के साथ वहाँ से निकल पड़ती है और उसे महल ले जाया जाता है। महल की दीवारें और छत सब सोने के बने हैं। हे भगवान, इतना विशाल और जगमगाता सोने का महल, ये तो सपनों जैसा लग रहा है। फिर सैनिक उसे महल के अंदर ले जाता है। तभी रानी नायना बाहर आती है और अर्पिता को देखते ही भावुक हो जाती है। अर्पिता, आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हें इस हाल में अपने सामने देखूंगी, ये कभी सोचा नहीं था। रानी नायना का चेहरा रुआंसा हो जाता है, पर वो सच बताने से खुद को रोक लेती है। तभी राजकुमारी तारा सच धज कर वहाँ आती है। अर्पिता उसे देखते ही तुरंत पहचान लेती है। तारा बेटी, तुम कहाँ रह गई थी तारा? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। तुम चलो मेरे साथ घर। कौन हो तुम औरत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दूर हटो मुझसे। कितनी गंदी और बदबूदार लग रही हो। जरूर कोई भीख मांगने वाली होगी। तुम्हें इस महल में आने किसने दिया? तारा, ये क्या बदतमीजी है? तमीज से बात करो। तारा, माँ हूँ तुम्हारी। तुम अपनी माँ से ऐसे क्यों बोल रही हो? चलो घर। 15 सालों से तुम्हारे बिना ना सुकून से सोई हूँ, ना खाया है। माँ? तुम मेरी माँ? एक भिखारिन इस सोने के महल की राजकुमारी की माँ कैसे हो सकती है? मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। तुम्हारे गंदे झोंपड़े में क्यों जाऊंगी? कभी नहीं। अर्पिता, तुम्हारी बेटी इतनी आसानी से तुम्हें नहीं पहचानने वाली, लेकिन अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए इस महल में अपनी बेटी के पास रह सकती हो। क्या आप इस मैली कुचैली औरत को इस महल में ठहराएंगी? मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तारा गुस्से में पैर पटकती हुई महल के अंदर चली जाती है। महारानी जी, राजकुमारी तारा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वही हमारे इस महल के उत्तराधिकारी हैं, और अगर वो चली गईं तो हमारा महल खाली हो जाएगा। इसीलिए हमारी राजकुमारी तो कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। शांत रहो तुम सब, वही होगा जो हम सब ने मिलकर तय किया है। इतना सुनकर सभी सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, आखिर मेरी ही बेटी मुझे पहचानने से क्यों मना कर रही है? ये तो अब वक्त ही बिताएगा। फिलहाल तुम यहीं रह लो, कुछ दिन अपनी बेटी के पास। इतना कहकर रानी नायना भी वहाँ से चली जाती है। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तारा ही मेरी सगी बेटी है, पर ये इतनी बड़ी राजकुमारी कैसे बन गई? अब मुझे ये सच जानना ही होगा। रात होते ही अचानक अर्पिता को महल के एक कोने से बेहद तेज रोशनी नजर आई। अरे,
इतनी रात गई, ये रोशनी इतनी तेज कैसे आ रही है? चलो चलकर देखती हूँ। अर्पिता उस रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़ी और एक गुप्त कमरे में पहुंची, जहां हजारों सोने की ईंटें और धन छिपा हुआ था। उसे देखकर अर्पिता के होश उड़ गए। हे भगवान, इतना सारा सोना! मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। वो थोड़ा और आगे बढ़ी, तभी उसे दो सैनिकों के आपस में बात करने की आवाज सुनाई दी। इतनी रात को भला ये दोनों सैनिक क्या बातें कर रहे हैं? मुझे इनकी बातें छिपकर सुननी होगी। अर्पिता एक विशाल खंभे के पीछे छिप गई। तुम्हें पता है, ये महल सोने से इसलिए बना है क्योंकि इसके भीतर एक प्राचीन शक्ति कैद है। हाँ, तुम सच कह रहे हो। पता नहीं इस महल का ये रहस्य कभी सबके सामने आएगा भी या फिर नहीं आएगा। अरे भाई, जिस दिन इस महल का असली उत्तराधिकारी यहाँ से बाहर चला जाएगा ना, उसी दिन ये पूरा महल राख बन जाएगा। दूर खड़ी अर्पिता ये सारी बातें सुन लेती है। अब मुझे पहली बार समझ आया कि मेरी बेटी को महल से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता। वह तो एक गरीब की लड़की है, राजकुमारी तो है ही नहीं। फिर मेरी बेटी को 15 सालों से रानी ने यहाँ क्यों रखा? उसका सच मुझे क्यों नहीं बताया? वह तो सिर्फ 3 साल की थी जब खोई थी। 3 साल की बेटी को भला क्या याद रहता है? रानी तो सब सच जानती थी ना, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। मुझे पूरा सच जानना ही पड़ेगा। अर्पिता दुखी मन से वहाँ से निकलकर सीधे रानी नायना के पास जाती है। अर्पिता, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? महारानी जी, मुझे सच बताइए, आपने मेरी बेटी को मुझसे दूर क्यों किया? क्या कसूर था मेरा जो 15 सालों तक मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया? अर्पिता, मुझे माफ कर दो। बरसों पहले तुम्हारी बेटी को चुराया नहीं गया था, बल्कि इस महल को बचाने के लिए उसे यहाँ लाया गया था। मैंने तुमसे ये सच छुपाया, पर यही हमारा सच है। मैं तो तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, ताकि तुम अपनी बेटी से मिल लो और हमारी महल की भलाई भी हो जाए। आपकी वजह से आपकी भलाई तो हो गई महारानी जी, पर मेरी वह मासूम बेटी मुझसे इतनी दूर चली गई। मैं इतने सालों में उससे मिल भी नहीं पाई और आज वह मुझे पहचानती तक नहीं। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी बेटी को सारा सच बता दूंगी। अभी तुम बस मुझे कुछ दिनों का वक्त दो। ठीक है, जल्दी मुझे मेरी बेटी को सारा सच बता देना। अर्पिता वहाँ से चली जाती है, पर रानी नायना भारी मन से उसको पीछे से देखती रह जाती है। अर्पिता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जो कहा वह सब झूठ है। असल में तुम्हारी बेटी नहीं, बल्कि तुम ही उस शक्ति की असली उत्तराधिकारी हो। महल के लोगों ने जानबूझकर तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर रखा था, क्योंकि उन्हें डर था कि माँ अपनी बेटी को लेकर चली जाएगी, और जब बेटी हमारे पास होगी तो माँ कभी भाग ही नहीं पाएगी। उधर महल का राजकुमार गौतम परेशान होकर अपने कक्ष में बैठा हुआ था। वो गुप्त रूप से उस शक्ति को चुराने की योजना बना रहा था। ये सोने का महल रहस्यों का महल है। मुझे किसी भी तरह से तारा को अपनी बातों में लाना होगा, और उसकी माँ के खिलाफ भड़काने के बाद ही मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगा। इतना कहकर गौतम वहाँ से निकल पड़ता है और तारा के कक्ष में जाता है। ये क्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? दरअसल मुझे तुमसे एक बात कहनी है तारा। देखो, वो जो औरत तुम्हारे महल में आई है ना, वो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर गांव ले जाना चाहती है। इसलिए तुम्हें उसे तुरंत महल से बाहर निकाल देना चाहिए। समझो, उसका षड्यंत्र है तुम्हें अपनी बेटी बना लेने का, ताकि वो इस महल की रानी बन सके। मुझे तो पहले से पता है कि वह मेरी माँ नहीं है। वह मेरे साथ ऐसे करने वाली है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल सही बात है। अभी जाओ और उसका हाथ पकड़कर महल से बाहर निकाल दो, तभी देखना सब हमारे अधिकार में होगा। वरना हमारी रानी तो इतनी भोली है कि वो किसी भी औरत को अपने प्रेम में बहक कर इस महल की रानी बना देंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, अभी उसे बताती हूँ। तारा गुस्से में जाने लगती है। तभी इतने में रानी नायना वहाँ आ जाती है। तुम क्या कह रहे हो गौतम? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम तारा के कान में ऐसी बातें मत भरा करो।
रानी माँ, आखिर वह औरत हमारे महल में रह क्यों रही है? उसे तो अभी के अभी इस महल से निकलना ही होगा। तारा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रुक जाओ तारा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तारा को जाते देख रानी नायना पीछे जाने लगती है। तभी गौतम आगे बढ़ता है और रानी नायना का हाथ पकड़ लेता है। आ आ आ अब आपकी जगह यहाँ नहीं है रानी माँ, अब आपको तहखाने में जाना होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ही वे हो जो मेरी बेटी के कानों में जहर घोलते रहते हो। छोड़ दो मुझे गौतम, अगर ऐसा हुआ तो सब अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला रानी माँ, और अब तो जो हमने सोचा है वही होकर रहेगा। चलिए, देर किस बात की है, चलिए चलिए, अरे चलो। इतना कहकर गौतम रानी नायना का हाथ पकड़कर उन्हें ले जाता है और तहखाने में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ तारा अर्पिता के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मेरी बेटी मेरे पास आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप चोरी करोगे। निकल जाओ मेरे इस महल से। अब चोरों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैंने कोई चीज नहीं चुराई, मेरी बात पर यकीन करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम जैसे गरीब और लाचार लोग महल में चोरी करने ही आते हैं। सैनिकों, देख क्या रहे हो? इसे ले जाकर महल से बाहर निकाल दो। ये सच कह रही हैं राजकुमारी जी, ऐसे लोगों को महल में आने ही नहीं देना चाहिए। निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकलो। सैनिक अर्पिता को धक्के देकर बाहर निकालने लगते हैं। नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। ऐसे कैसे नहीं जाओगी? इतना कहकर तारा अर्पिता का हाथ पकड़कर उसे महल के बाहर ले जाने लगती है। तभी अचानक महल की दीवारें टूटने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? ये महल टूट रहा है। तारा बेटी देखो, महल टूट रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये महल टूट क्यों रहा है? देखते ही देखते महल की दीवारें सोने से काली पड़ने लगती हैं और सारा सोना गायब हो जाता है। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। महल की असली शक्ति बेटी से नहीं, माँ से जुड़ी है, माँ से। ये देखकर राजकुमार गौतम बुरी तरह घबरा जाता है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मुझे इस बूढ़ी औरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। हाँ, हाँ, हाँ। इतना कहकर गौतम गुस्से में वहाँ से निकल पड़ता है। तभी वहीं खड़ी तारा राजकुमार गौतम को अचानक भागते हुए देख लेती है। राजकुमार गौतम इतनी तेजी से भागकर कहाँ जा रहे हैं? ये तो अभी बहुत बेचैन भी लग रहे थे। शंका होने पर तारा चुपके से गौतम का पीछा करने लगी। आगे जाकर गौतम अपने एक सैनिक के पास पहुँचता है। राजकुमार जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे सैनिक, तुम तुरंत जाओ और किसी भी तरह से उस लड़की तारा और उसकी माँ अर्पिता को अलग कर दो। जल्दी जाओ। अरे पर राजकुमार जी, आपको ये सब कैसे पता? और आप इन्हें अलग क्यों करना चाहते हैं? उन दोनों माँ बेटी को अलग करने का मकसद मेरे स्वर्गीय पिता का बदला है। मैं उन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा, वरना मेरे पिता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। भले ही अर्पिता मेरे बड़े चाचा की बेटी है, पर मेरी दादी के इस महल में आने के बावजूद ना मेरे पिता को यहाँ का उत्तराधिकारी बनाया गया और ना मुझे। लेकिन मैं अपने पिता का बदला जरूर लूंगा, समझे? अब जाओ। खंभे के पीछे छिपी तारा गौतम की ये सारी सच्चाई सुन लेती है और दहल उठती है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। मुझे तुरंत सारा सच पता करना होगा। मुझे रानी माँ के पास जाना ही होगा। तारा परेशान होकर रानी नायना के कक्ष में जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। रानी माँ कहाँ चली गई? वे मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? मुझे उनसे पूरी बात जाननी थी। तारा बहुत घबरा जाती है और कक्ष के बाहर आकर सोचने लगती है। मुझे लगता है कि उस दुष्ट गौतम ने रानी माँ को कैद कर दिया होगा। मुझे तुरंत तहखाने में जाना चाहिए। तारा तेजी से तहखाने की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ महल की टूटती दीवारों को देखकर अर्पिता दुखी मन से महल के पीछे खड़ी होती है। नहीं, मैं इस तरह अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकती। भले ही वह मुझे माँ ना माने, पर मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। वह मेरी बेटी है। मुझे अपनी बेटी की रक्षा करनी ही होगी।
अर्पिता चुपके से महल के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ तारा तहखाने की ओर बढ़ ही रही होती है कि तभी अचानक राजकुमार गौतम उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। अब तुम कहाँ भाग कर जाओगे राजकुमारी? मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है गौतम। तुम मेरी माँ और मेरे साथ ये सब बदला लेने के लिए कर रहे थे ना। मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो तुम मेरे पिता का सच सबके सामने लाना चाहती हो? और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। राजकुमार गौतम एक बड़ी और मोटी रस्सी लेकर तारा को एक खंभे से जबरदस्ती बांध देता है। दूर से अर्पिता ये सब देख लेती है। हे भगवान, उस दुष्ट राजकुमार ने मेरी बेटी को बांध दिया। मुझे किसी भी तरह अपनी बेटी को बचाना होगा। मैं उसे इस हाल में यहाँ नहीं छोड़ सकती। अर्पिता पास की दीवार के पीछे छिप जाती है। अब तुम यहीं बंधी रहोगी और जब तक मैं उस बड़ी रानी को ठिकाने लगाकर आता हूँ तब तक तुम्हारा यहीं इंतजार करना बेहतर होगा। उसके बाद ये पूरा राज हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा और तुम माँ बेटी से भी मेरा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। गौतम इतना कहकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसके जाते ही अर्पिता तुरंत दौड़कर तारा के पास पहुँचती है और कांपते हाथों से उसकी रस्सी खोलने लगती है। माँ, आप यहाँ? मुझे सारा सच पता चल चुका है बेटी। चलो यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, जबकि आप ही मेरी सगी माँ हो। पर माँ, आखिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया था? मुझे पूरा सच जानना है। बेटी, अब एक ही उपाय है, हमें रानी माँ के पास जाना चाहिए। वही हमें पूरा सच बता सकती हैं। ठीक है माँ, चलिए। अर्पिता और तारा दोनों तेजी से तहखाने की तरफ भागी। वहाँ पिंजरे में बंद रानी नायना फूट फूट कर रो रही होती है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं अपने बेटे की अमानत और अपनी पोती की हिफाजत नहीं कर सकी। मैं इस राज्य की असली उत्तराधिकारी की रक्षा नहीं कर पाई। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अर्पिता और तारा भागती हुई रानी नायना के पास पहुंची। रानी माँ, आप ठीक तो है ना? तुम दोनों सुरक्षित तो हो ना? उस दुष्ट राजकुमार गौतम ने तुम दोनों को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? तारा अपनी माँ अर्पिता के साथ लोहे के सीकचों के पास घुटनों के बल बैठ गई और रानी नायना का हाथ थाम लिया। रानी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे अब और अंधेरे में मत रखिए। मुझे पूरा सच जानना है। उस दुष्ट राजकुमार गौतम ने जो कुछ कहा, क्या वे सच है? अगर अर्पिता ही मेरी सगी माँ है, तो फिर हम दोनों माँ बेटी को इतने वर्षों तक एक दूसरे से अलग क्यों रखा गया? मुझे आज हर सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है तारा, जब तुम दोनों पूरा सच जानना ही चाहती हो तो सुनो। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो तारा, तुम मेरी सगी पोती हो और ये अर्पिता कोई और नहीं बल्कि मेरी अपने ही कलेजे के टुकड़े की पत्नी, मेरी बहू है। रानी नायना की बात सुनकर अर्पिता हक्की बक्की रह गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आता। ये आप क्या कह रही हैं रानी माँ? मैं आपकी बहू हूँ, पर मैं तो आपको जानती तक नहीं। मैंने तो कभी इस महल की चौखट भी नहीं देखी थी। ये उस समय की बात है अर्पिता, जब तुम्हारे ससुर यानी इस राज्य के महाराज जीवित थे और मेरा बेटा उदय भी। लेकिन वही मेरा देवर विश्वनाथ ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मधुपुर राज्य में राजा अशोक अपनी पत्नी रानी नायना और बेटे उदय के साथ हंसते खेलते राज किया करते थे। वहीं राजा अशोक का सौतेला भाई विश्वनाथ ये सब देखकर ईर्ष्या से जल रहा होता है। हाँ, अब बस बहुत हो गया। अब मैं ये सब और नहीं देख सकता। मैं इस राज्य का राजा नहीं बन सका, और अगर ये राजा और उसका बेटा उदय ऐसे ही रहे तो मेरे बेटे गौतम को भी ये राजगद्दी कभी नहीं मिलेगी। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना होगा। इतना कहकर विश्वनाथ
चुपके से राजमहल से निकल जाता है। वो घने जंगलों से होते हुए एक रहस्यमयी बुढ़िया की कुटिया में पहुंचता है। बताओ मुझे, अब मुझे आगे क्या करना होगा? मुझे किसी भी तरह से इस मधुपुर राज्य का राजा बनना ही होगा। तुम्हें वही करना चाहिए जो मैंने आज से 2 बार पहले तुम्हें बताया था। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ मेरा भाई मुझे खुद राजपाट सौंप देगा, लेकिन अब उसका बेटा उदय भी अपने बाप के कदमों पर चल रहा है। वो मुझे कभी कुछ नहीं देने वाला। तो फिर तुम्हें कल सुबह होते ही राजकुमार उदय से वही करवाना होगा जो मैं इतने वक्त से तुमसे कह रही हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। इतना कहकर विश्वनाथ वहां से लौट आता है। अगली सुबह राजकुमार उदय को उदास देखकर विश्वनाथ उसके पास जाता है। क्या बात है राजकुमार, आज इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें घने जंगलों में शिकार करने जाना चाहिए। पर चाचा जी, पिताजी मुझे हमेशा जंगल जाने के लिए मना करते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो राजकुमार, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूं ना। मैं अपने भाई अशोक को खुद संभाल लूंगा, तुम जाओ। अब तो ठीक है चाचा जी, आप पिताजी को समझा लीजिएगा। राजकुमार उदय घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक गांव से गुजरते हुए उसकी नजर पानी का मटका लेकर जा रही अर्पिता पर पड़ी। वाह, कितनी मासूम और खूबसूरत लड़की है। मैंने आज तक इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। अगर मुझे विवाह करना है तो सिर्फ इसी से करना है। राजकुमार उदय अपना घोड़ा रोककर सीधे अर्पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। आप कौन है? मैं इस राज्य का राजकुमार उदय हूँ और मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नहीं राजकुमार जी, मैं तो एक बेहद गरीब लड़की हूँ। भला आप इतने बड़े राजकुमार होकर मुझे से गरीब से विवाह क्यों करेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी माँ से आज ही बात करके तुम्हें अपनी पत्नी जरूर बनाऊंगा। राजकुमार उदय अपनी माँ को मनाने के इरादे से राजमहल पहुँचा, पर वहाँ रानी नायना फूट फूट कर रो रही होती है। माँ, क्या हुआ माँ? आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? क्या बात है? उदय बेटा, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। महाराज हम सबको छोड़कर चले गए। ये क्या बात कर रही है माँ? अरे सुबह तो पिताजी बिल्कुल ठीक थे। मैं मानता हूँ कि वो कुछ समय से बीमार थे, पर अचानक इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? वो कैसे? पता नहीं भगवान की क्या मर्जी थी। बेटा, हमारे राज्य का नियम है कि सूर्यास्त होने से पहले ही अंतिम संस्कार करना था, सो हमने कर दिया। अब तुम्हें इस राज्य की जिम्मेदारी संभालनी होगी बेटा। पर माँ, मैं गांव की एक गरीब लड़की अर्पिता से प्रेम करता हूँ और मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। नहीं उदय, मैं किसी गरीब लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी। जाओ और जाकर अपने राज्य की जिम्मेदारी संभालो। उदय दुखी होकर बाहर आता है। तभी पीछे से विश्वनाथ आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। देखो राजकुमार, मैं मानता हूँ कि भाई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। तुम अपनी प्रेमिका अर्पिता से शादी कर सकते हो। भाभी अभी दुख में है इसलिए मना कर रही है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। पर जब तुम शादी करके आओगे तो वो इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगी, चिंता मत करो। क्या सच में चाचा जी? हाँ बिल्कुल बेटा, अरे तुम बेफिक्र होकर जाओ। विश्वनाथ की बातों में आकर उदय गांव जाता है और अर्पिता से शादी कर लेता है। वो अर्पिता की सुरक्षा के लिए उसे गांव में ही रख देता है। वहीं दूसरी तरफ महल में रानी नायना दुखी बैठी हुई थी। तभी विश्वनाथ उनके पास पहुंचा। भाभी, उदय ने गांव की एक गरीब लड़की से शादी कर ली है और अब वो राजमहल छोड़कर उसी के साथ उसी के गांव में रहने लगा है। हमारे राज्य के नियम के हिसाब से अब हमें राज्य का नया उत्तराधिकारी चुनना ही होगा। नहीं, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? अब देखिए क्या कर सकते हैं भाभी, राजा के बिना राज्य तो नहीं चल सकता है ना।
ठीक है देवर जी, आज से मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बनाती हूँ। मेरा बेटा जिसने अपनी माँ का हुक्म नहीं माना, उसे मैं कभी राजा नहीं बनने दूंगी। आज से तुम ही इस राज्य की राजा हो। रानी नायना रोते हुए अपने कक्ष में चली गईं। आखिरकार मेरा इतने वर्षों का षड्यंत्र कामयाब हो गया। अब वही होगा जो मैंने सोचा था। तो आगे क्या हुआ दादी? मुझे पूरा सच जानना है। जब आपने विश्वनाथ को राजा बना दिया, फिर क्या हुआ? मैंने उसे राजा तो बना दिया था तारा, पर उसके मन में पापी छल कपट भरा हुआ था। एक रात मुझे उसके काले कारनामों का सच पता चल गया। मुझे ये भी मालूम हो गया कि मेरे मासूम बेटे उदय को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट विश्वनाथ था। उस नीच इंसान ने मेरे निर्दोष पति को मुझसे छीन लिया और उदय ने मुझे कभी नहीं बताया कि वह इस राज्य के राजकुमार है। मेरा बेटा बहुत दयालु था अर्पिता। वह नहीं चाहता था कि तुम्हारी और तुम्हारी मासूम बेटी तारा की जान कभी खतरे में पड़े। लेकिन जब मुझे सच पता चला तो मैंने विश्वनाथ को इस राज्य से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया और उसकी पत्नी और उसका बेटा गौतम मासूम थे। इसीलिए मैंने उन्हें महल में ही शरण दे दी। फिर आपने हम दोनों को कैसे ढूंढा दादी? जब सब कुछ तबाह हो गया तब मुझे उस बहू की याद आई जिसे मैंने कभी ठुकरा दिया था। मैं अपनी पोती और बहू को ढूंढने निकली। तुम तो मुझे मिल गई तारा, पर हमारे कुलगुरु ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि इस राज्य की असली उत्तराधिकारी तारा तो है, पर राजयोग पोती के नहीं बल्कि तुम्हारी माँ अर्पिता के हाथों में लिखा है। इसीलिए आप मेरी बेटी को महल लाई थी ना? हाँ अर्पिता, मेरे बेटे के जाने के बाद तुम गांव छोड़कर कहीं दूर जा रही थी। मुझे डर था कि कहीं तुम अपनी बेटी को लेकर कहीं चली ना जाओ। इसीलिए मैं तारा को महल ले आई, क्योंकि मैं जानती थी जहाँ बेटी होगी वहाँ माँ एक ना एक दिन खींची चली जरूर आएगी। रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको गलत समझती रही। आपने तो मेरी बेटी को राजसी सम्मान देकर उसकी रक्षा की थी। माँ, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत बड़ा बुरा कहा। बस करो तुम दोनों, अब हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो चुके हैं। अब हम तीनों साथ मिलकर इस राज्य को संभालेंगी और खुशियों से रहेंगी। तभी पीछे से जोरदार ठहाकों के साथ राजकुमार गौतम हाथ में जलती हुई मशाल लिए वहां पहुंचा। कितनी मासूम और झूठी खुशियां मना रही हो तुम तीनों। मैं अपने पिता की मौत का बदला लिए बिना यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाला। गौतम, अपनी नीच हरकतों से तुम बाज नहीं आओगे ना? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। खत्म मेरा खेल नहीं, तुम तीनों का खेल होगा। मैं तुम माँ बेटी को कभी एक नहीं होने दूंगा। इस सोने के महल को राख बना दूंगा। जो मेरे राज्य और मेरे पिता का नहीं हो सका, मैं किसी और का नहीं होने दूंगा उसे। मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। हाँ। गौतम जैसे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी पीछे से सैनिकों का दल आकर उसे चारों तरफ से घेर लेता है। रुक जाओ राजकुमार, महारानी जी के आदेश के खिलाफ अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो यहीं ढेर कर दिए जाओगे। सैनिकों, इस गद्दार को जान से मत मारो। इसे भी वहीं फेंकाओ जहां 15 साल पहले मैंने इसके पापी पिता विश्वनाथ को बेदखल करके फेंका था। इसे इस राज्य की सीमाओं से हमेशा के लिए बाहर खदेड़ दो। सैनिक गौतम को महल से बाहर ले जाते हैं। गौतम के खौफ और षड्यंत्र का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। रानी माँ, अब इस सोने के महल में फिर से न्याय और धर्म का उजाला फैलेगा। हाँ माँ, अब हमारी ये अटूट जोड़ी और दादी का आशीर्वाद इस राज्य को फिर से खुशहाल बनाएगा। सत्य और माँ की निस्वार्थ प्रेम की हमेशा जीत होती है। आज मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई। फिर सोने का महल एक बार फिर खुशियों और न्याय से जगमगा उठा।